Good afternoon, students. Welcome back to Socio Easy Classes. I hope you all are doing fine. हमारा जो लास्ट लेक्चर था मेजर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पार्ट 1, उसमें हमने पॉजिटिविज्म, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म या फिर कन्फ्लिक्टिज्म की थ्योरी कंप्लीट की थी. ओके, आज की क्लास में ये रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे. इसी के साथ आपका मेजर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. तो जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसको प्लीज़ एक बार देख लो. उसमें मैंने ये तीनों थ्योरीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है. ऑल राइट. So students, starting with the topic of the day, that is symbolic interactionism. Symbolic interactionism के जो key thinkers हैं, that is G.H. Mead and C.H. Cooley. George Herbert Mead and C.H. Cooley. George Herbert Mead को हम यूनिट नंबर 4 में सेपरेटली पढ़ेंगे. सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, मीनिंग. मीनिंग यहाँ पे क्या है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो ये थ्योरी भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो इसको ध्यान से सुनना. सो मीनिंग इज़ द कोर ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म और द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज़ व्हाट, दैट इज़ मीनिंग. मीनिंग कैसे है सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है कि दिस पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल एक्ट towards the things or symbols on the basis of meanings which they attach to them or through interaction. ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये थ्योरी एग्जामिन करती है कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे एक्ट करता है किसी भी थिंग या सिंबल्स की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग्स दे अटैच टू देम. आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ या अपनी फैमिली में किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने भाई बहन की तरफ, या आप अपने आस पड़ोस में, या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कहीं भी एक व्यवहार करते हो, एक्ट करते हो, बिहेव करते हो, वाई? बिकॉज you have attached some meaning to that relation, to that institution, and that meaning has developed through the process of interaction. समाज में उठने बैठने की वजह से, समाज में लोगों से मिलने की वजह से, समाज के वैल्यूज़ और नॉर्म्स या समाज में इंटरैक्ट करने की वजह से वो मीनिंग आपने डेवलप किया है उस सिंबल या उस रिलेशन की तरफ या उस इंस्टीट्यूशन की तरफ. दैट इज़ वाई यू एक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट सिम्बल्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग that you have attached to that symbol, and that meaning has been developed through the process of interaction और social interaction. अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. मान लो आपकी फैमिली है, उसमें देयर आर 3 लेडीज़. ध्यान से सुनना इसे. वन इज़ योर मदर, वन इज़ योर सिस्टर एंड अनदर वन इज़ योर वाइफ. ओके, दो दे कॉन्स्टिट्यूट द सेम जेंडर, though they constitute the same gender, that is female, but for you they are different symbols or they are different members of the family, and on the basis of such relation you have assigned some meanings to each relation. है ना, आपका हर रिलेशन, आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन का मीनिंग अलग है, सिस्टर के साथ रिलेशन का मीनिंग अलग है, वाइफ के साथ रिलेशन का मीनिंग अलग है. दैट इज़ वाई यू एक्ट डिफरेंटली टू ईच ऑफ दीज रिलेशन. दैट इज़ वाई यू एक्ट डिफरेंटली टू दीज डिफरेंट पर्सन्स. ओके, and how you have developed such meaning with the process of interaction. आपको ये चीज़ें समाज ने सिखाई है, आपके परिवार ने सिखाई है. इतना क्लियर है? एक और एग्जांपल समझो. मान लो आप टेंपल विज़िट करते हो या टेंपल के पास से या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास से निकलते हो तो ऑटोमेटिकली आप हाथ जोड़ लेते हो या प्रे करते हो, है ना. वाई? बिकॉज यू हैव अटैच्ड the meaning of devotion to your religious institution. That is why you act and you pray. okay, इतना क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने आपको कि जब आप टेंपल यहाँ पे क्या है, सिंबल्स. सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की लैंग्वेज में
टेम्पल क्या है? आपका एक सिंबल है। जब आप इस सिंबल की तरफ से निकलोगे या यहाँ जाओगे, यू हैव अटैच द मीनिंग ऑफ डिवोशन टू दिस सिंबल एंड दैट इज़ वाई यू एक्ट और यू प्रे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल की बात करूँ, वहाँ पे आपने क्या मीनिंग एसोसिएट कर रखा है इस इंस्टीट्यूशन के साथ? आपने एक लीगल रैशनल मीनिंग एसोसिएट कर रखा है, जहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन or certain guidelines of this institution. That is why you have dress codes, that is why you have a prescribed syllabus for this educational institution. आप कुछ भी तो पहन के नहीं चले जाते हो ना, है ना? कुछ भी तो पहन के नहीं चले जाते हो स्कूल में, कॉलेज में। क्या होता है वहाँ पे? आपने एक मीनिंग अटैच कर रखा है इस सिंबल को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सिंबल को। इतना क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि मीनिंग्स जो है वो कैसे डेवलप होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन। समाज में उठने बैठने, समाज के जो वैल्यूज़ हैं, आपकी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उसको सीख के या इंटरैक्ट करके यू डेवलप अ मीनिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिंबल एंड देन यू एक्ट। ओके, अब देखो एक चीज़ बताओ, जब आप पैदा होते हो, ठीक है, तो क्या आप सिविलाइज क्रिएचर होते हो? नो वे। यू बिकम सिविलाइज्ड ओनली बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ओनली ड्यू टू सोशल इंटरेक्शंस। जब तक आप समाज का हिस्सा नहीं बनते, जब तक आप समाज की वैल्यूज़ और नॉर्म्स को नहीं समझते, तब तक आप मीनिंग डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस पर्सन की तरफ, किस सिंबल की तरफ किस तरीके से बिहेव करना है। जैसे आपको सोसाइटी क्या सिखाती है? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना? अगर आपको ये सोसाइटी नहीं सिखाती तो आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने समझाया है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। दिस मीन्स एल्डर्स के प्रति आपकी क्या मीनिंग अटैच है? अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, है ना? तो जब भी आप अपनी सोसाइटी में एल्डर्स को देखते हो, या तो आप उन्हें सीट देते हो या उनकी कोई हेल्प करते हो, ऐसा ही होता है ना। आप भले वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, बट हाउ यू हैव अटैच्ड अ मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट टू दिस सिंबल or the symbol of elder, okay, due to process of social interaction. This is core philosophy of symbolic interactionism. ठीक है, सोशल इंटरेक्शन होता तो है, लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का कहना है सोशल इंटरेक्शंस दो लेवल पे होता है। हम जो समाज की वैल्यूज़, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं, उसको दो लेवल पे सीख रहे हैं। अंडरस्टैंड दीज की टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ significant others. Significant others includes your family. Significant others वो होते हैं जो आपके साथ बचपन से हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। वहाँ पे जो आप एटिकेट सीखोगे या फिर वहाँ पे जो आप बिहेवियर सीखोगे, वो लोग कौन कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट अदर्स कौन है? फैमिली। फैमिली में कौन? आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, आपके भाई बहन। आप जब छोटे होते हो तो आपको आपके पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपको रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, आपको डिवोशन सिखाते हैं, आपको अपनी फैमिली के वैल्यूज़ सिखाते हैं। ठीक है, तो मीनिंग पहली बार आपको कौन देता है? सिग्निफिकेंट अदर्स। जब आप सिग्निफिकेंट अदर्स या फैमिली से निकल के जब बाहर जाते हो, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को फेस करते हो, दैट इज़ जनरलाइज्ड अदर्स। जनरलाइज्ड अदर मीन्स रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट फैमिली। तो जनरलाइज्ड अदर्स के का पार्ट कौन है? आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो आपको एक पॉलिटिकल बिहेवियर सिखाता है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको सोसाइटी में एक गुड सिटीज़न कैसे बनना है, उसकी शुरुआत हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही हो जाती है। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको अपने रिलीजियस कोड समझाता है ना? जैसे आप कुछ चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है, आप कुछ रिलीजियस
थॉट्स में, फेथ में बिलीव नहीं करते हो, बट स्टिल यू हैव टू डू दोज थिंग्स because religious institution is a part of generalized others, or it is a society itself or part of society. So you have to follow the norms of society irrespective of your likes and dislikes. Okay, इतना क्लियर है सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स कौन होते हैं? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट ये भी कहते हैं कि आप मीनिंग एक और तरीके से सीखते हो, दैट इज़ थ्रू रोल टेकिंग और बाय अज्यूमिंग पर्सपेक्टिव्स, कि दूसरों की जगह पे जाकर जब आप सोचते हो, ठीक है, तब भी आप एक मीनिंग सीखते हो. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्मोक. ओके, you want to smoke, but when you think on the behalf of your family or your parents, you will find that cigarette is injurious to health and you should not take it, right? ऐसा ही होता है. लेकिन जब आप सिगरेट या स्मोकिंग को अपने दोस्तों के साथ देखते हो तो इट इज़ जस्ट फॉर फन, है ना? तो आपने देखा एक ही सिचुएशन को, स्मोकिंग की सिचुएशन को हमने एक फैमिली की तरफ से देखा, एक फ्रेंड्स के ग्रुप की तरफ से देखा. फ्रेंड्स में जनरली आपने उसको किस पर्पस से किया? इन्जॉयमेंट के पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ फन. और आपने जब फैमिली का रोल टेक किया, जब आपने फैमिली के पर्सपेक्टिव्स को अज्यूम किया, तो आपने देखा कि नो, यू शुडंट डू इट बिकॉज इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ. गेट इट? तो क्लियर है आपको रोल टेकिंग? रोल टेकिंग में आप पर्सपेक्टिव्स लोगे, आप अपनी चीज़ों को छोड़ के आप दूसरों के उस पर सोचोगे. मदर पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साइड से सोचोगे, अपने दोस्तों के साइड से सोचोगे, और एक ही सिचुएशंस को आप डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करोगे. क्लियर? एक और चीज़, जो हम ह्यूमंस हैं, वी हैव अटैच्ड मीनिंग to everything, that is why we are a civilized creature. Okay, so you have attached meaning to a symbol, you have attached meaning to language, sounds, traffic, and that is how you behave accordingly. जैसे सिम्बल्स की अगर मैं दोबारा बात करूँ, सिम्बल्स कुछ भी हो सकता है, आपके आसपास की कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, आपके आसपास जो भी सोसाइटी में चीज़ है, दैट इज़ कंसिडर्ड सिम्बल्स एज पर द सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट थिंकर्स. ठीक है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर, टेम्पल, एजुकेशन, इसका एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ. लैंग्वेज, जैसे आप अंडरस्टैंड करते हो द लैंग्वेज ऑफ हेट, लव, ऑर्डर और डिनायल. ओके, सो दैट इज़ वाई यू बिहेव अकॉर्डिंगली. साउंड्स, आप साउंड्स को भी आपने मीनिंग दे रखा है. जैसे कि अगर म्यूज़िक चलने लगता है तो यू स्टार्ट डांसिंग, यू स्टार्ट इन्जॉइंग इट. ठीक है, और जैसे ही अगर कोई ऐसी आवाज़ आती है बहुत तेज़ तो आप डर भी जाते हो. वाई? बिकॉज यू हैव अटैच मीनिंग टू दीज साउंड्स एंड यू बिहेव अकॉर्डिंगली. एंड फॉर एग्जाम्पल लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स होते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हो. वाई? अगर आपको बताया ही नहीं जाता, आपको सोशल इंटरेक्शन से बताया नहीं जाता कि रेड लाइट को देख के स्टॉप करना है, तो आप तो ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं. बट आपको ये मीनिंग किसने दिया है? सोसाइटी ने दिया है थ्रू सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यू बिहेव. क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो किसने दिया है? C.H. कूले ने, जो आपके ऊपर G.H. मीट के साथ थिंकर थे ना, C.H. कूले, उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मीन्स सोसाइटी एज मिरर. हाउ? सोसाइटी आपके लिए एक मिरर कैसे है? सोसाइटी आपका आईना कैसे है? आप यहाँ पे सोसाइटी को, आप यहाँ पे सोसाइटी की नज़र से खुद को देखोगे. सोसाइटी एज अ मिरर का मतलब हो गया यू हैव टू फॉलो द वैल्यूज़ और नॉर्म्स और द रूल्स ऑफ सोसाइटी. ओके, सोसाइटी इज़ मिरर फॉर यू. सोसाइटी जो आपको कहेगी वही आपको करना है. सोसाइटी आपका आईना है. आप खुद को सोसाइटी की नज़र से देखोगे irrespective of your individual identity or your likes, dislikes and preferences. जब आप सोसाइटी की नज़र से खुद को देखते हो,
जो सोसाइटी आपसे चाहती है आप वो करते हो, देन इट क्रिएट्स अ सोशल आइडेंटिटी। तब आपकी जाके एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट होती है जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से काफ़ी डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या होती है? आपके लाइक्स, आपका डिसलाइक्स, आपके जो भी प्रेफरेंसेस हैं, उसके अलावा जो भी आपको सोसाइटी सिखाती है वो क्या है? आपकी सोशल आइडेंटिटी। क्लियर? तो सोसाइटी आपको क्या सिखाती है? अपनी वैल्यूज़, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसके जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है आपसे, जैसे कि यू शुड बी अ गुड सिटीज़न। सोसाइटी क्या कहती है कि आपको गुड सिटीज़न बनना है। ठीक है, गुड सिटीज़न कैसे बनना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर फॉलोइंग अ ट्रैफिक रूल, दिस मीन्स ऑल्सो यू आर अ गुड सिटीज़न। ओके, अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हो, सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हो, दिस मीन्स यू आर अ गुड सिटीज़न। ओके, तो दिस क्रिएट्स योर सोशल आइडेंटिटी ऑफ अ गुड सिटीज़न। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अलावा आपकी एक और आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी। और सोशल आइडेंटिटी किस वजह से? बिकॉज सोसाइटी आपका मिरर है। लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी कहती है सोसाइटी इज़ अ मिरर फॉर यू, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली एज पर द विशेस ऑफ सोसाइटी एंड दैट्स क्रिएट योर सोशल आइडेंटिटी। ओके, क्लियर? इसके बाद सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट लास्ट में क्या कहते हैं? दीज मीनिंगफुल सिम्बल्स मेक सोसाइटी पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर आप सिम्बल्स की तरफ, अगर आपको मीनिंग ही आपने अटैच नहीं कर रखा है तो आप एक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्ट नहीं कर पाओगे, मीनिंगफुल एक्ट नहीं कर पाओगे, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा, है ना, डिसऑर्डर हो जाएगा और सोसाइटी में पीस नहीं रहेगी। लेकिन जब आपने हर सिंबल को एक मीनिंग दे रखा है एंड देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली, एंड हाउ दिस मीनिंग हैज़ डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सो इन सारी चीज़ों की वजह से सोसाइटी पॉसिबल हो पाती है, सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आ पाती है। क्लियर? सो लेट्स रिकॉल इट अगेन। मैं आपको सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में फटाफट बता रही हूँ आपको क्या टर्म्स याद रखने हैं। वन इज़ मीनिंग, वन इज़ सिंबल, वन इज़ सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन यू डेवलप थ्रू सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर्स। फिर मीनिंग को सीखने का एक और तरीका है बाय द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लुकिंग ग्लास सेल्फ दैट क्रिएट्स योर सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, तो जब आप सिंबल्स को देख के इंटरैक्ट करते हो, जब आप सिंबल्स को देख के इंटरैक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम मीनिंग, देन दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। आप सिम्बल्स को देख के इंटरैक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मीनिंग्स दैट यू हैव डेवलप्ड थ्रू social interactions with the help of significant others, generalized other, with the help of role taking, and also the concept of looking glass self. Clear? अब फटाफट इसका कंट्रीब्यूशन और क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट ने हमें क्या बताया कि सोशल रियलिटी जो है, समाज में जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो ऑफकोर्स ये सोशली कंस्ट्रक्टेड ही तो है। मीनिंग आपको किसने सिखाया है? क्या आप जब से पैदा होके आए थे तब से सीख के आए थे? ऑब्वियसली नॉट। आपको मीनिंग किसने सिखाया है? सोसाइटी ने सिखाया है। तो आपकी जो रियलिटीज़ हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि जेंडर रोल्स, एक मेल और फीमेल को कैसे बिहेव करना है, जैसे सोसाइटी ने ही तो बताया ना मेल को कि यू हैव टू वर्क एज अ ब्रेड विनर, एंड फीमेल को बताया कि यू हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क एंड द यू हैव टू प्ले इफेक्टिव रोल्स दैट इंक्लूड्स नर्चरिंग हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड रियरिंग। ये किसने सिखाया? किसने सिखाया? सोसाइटी ने, थ्रू सम मीनिंग्स, थ्रू सोशल इंटरैक्शंस। ठीक है, फिर आपके जो कास्ट बिहेवियर्स होते हैं, जो अपर कास्ट का बिहेवियर लोअर
क्लास की लोअर कास्ट की तरफ है, वो बचपन से सीख के नहीं आया, जब वो पैदा हुआ था वो उसको सोसाइटी ने सिखाया है। सो रियलिटी इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट ने हमें एक नए कॉन्सेप्ट सिखाए, वन इज सिग्निफिकेंट अदर्स एंड जनरलाइज्ड अदर। तो जब भी कभी सोशोलॉजी या किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हो, उसमें आपको नए नए टर्म सीखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की थ्योरी ने हमें सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर्स का मतलब सिखाया है। सिग्निफिकेंट अदर्स कौन थे? आपकी फैमिली मेम्बर्स। जनरलाइज्ड अदर्स कौन थे? रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जिनसे आप इंटरेक्ट करके कुछ मीनिंग सीखते हो। फिर इन्होंने रोल टेकिंग का भी मतलब सिखाया है ना, जब आप पर्सपेक्टिव को एज्यूम करते हो और एक ही सिचुएशन के फिर मल्टीपल मीनिंग्स निकल आते हैं, एंड दैट इज़ ऑल सिचुएशनल। ओके, अब इसका क्रिटिसिज्म देख लो। दे हैव ओवर एम्फेसाइज्ड स्मॉल स्केल इंटरेक्शंस, या फिर माइक्रो इंटरेक्शंस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया है। इन्होंने क्या इग्नोर किया? मैक्रो इंटरेक्शंस। मैक्रो इंटरेक्शंस इन्होंने स्मॉल स्केल इंटरेक्शंस कैसे ओवर एम्फेसाइज किया? इन्होंने कहा कि आप मीनिंग कैसे सीख रहे हो? अपने फैमिली मेम्बर से सीख रहे हो, सोसाइटी से सीख रहे हो, अपने दोस्तों से सीख रहे हो, अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हो। लेकिन इन्होंने तो ये स्मॉल स्केल इंटरेक्शंस ही हो गया ना, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया ना, ठीक है। लेकिन इन्होंने मैक्रो इंटरेक्शंस को अवॉइड किया। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे कि मान लो सपोज you and I, me and you, okay, me and my audience or the students, we have love for the same country, okay, we have love for the same country, that is India, ठीक है, okay, but have we ever met? Yet we are sharing a common meaning to a common symbol. Here the symbol is nation or India, and we are sharing a common meaning, a meaning of patriotism, nationalism, a meaning of love and respect for our country, but we have never met. Okay, so how we are sharing a similar meaning, a similar feeling? Because this is through macro interaction, and that macro interactions has been developed through large social, historical, cultural aspects, ठीक है। इस वजह से हमारे ये यूनाइटेड थॉट्स हैं, ठीक है, और हम कभी मिले भी नहीं हैं, फिर भी एक मीनिंग तो है ना, कॉमन मीनिंग तो है ना। वो क्यों? क्योंकि हमारी एज अ नेशन वी हैव कॉमन सोसाइटी, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन कल्चर। ओके, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे कि अगर मैं कल्चरल एस्पेक्ट की बात करूं या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करूं, वी हैव वेरियस events such as we celebrate Independence Day, we celebrate Independence Day, we celebrate Republic Day and various such events on nationalism. So ये जो इवेंट्स होते हैं ये हमें जोड़ते हैं विद अ कॉमन फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक दूसरे के प्रति जो राइट्स और ड्यूटीज़ दी है, वो भी तो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। आप रोड पे कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर्स की तरफ आपकी कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है जो आप फुलफ़िल करते हो कि आप उसे हार्म ना करो। सो ये सब क्या है? मैक्रो इंटरैक्शंस का एग्जाम्पल है। इसको सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट ने अवॉइड किया है। दे हैव अवॉइडेड मैक्रो इंटरैक्शंस एंड completely focused on micro or small scale interactions. ओके, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि मीनिंग्स को तो क्लास पोजीशन जो है शेप करता है। तो मार्क्सिस्ट तो हमेशा ही क्लास पोजीशंस की बात करेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। इनका कहना है कि मीनिंग्स क्लास पोजीशंस की वजह से आती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मान लो आपके दो क्लास पोजीशंस है एज पर मार्क्सिस्ट। वन, यू हैव कैपिटलिस्ट क्लास एंड अनदर इज प्रोलिटेरिएट क्लास और द वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे वो अपने प्रोडक्ट से एलियनेटेड है, अपने लेबर से एलियनेटेड है, खुद से एलियनेटेड है, क्या ये उसकी इंडिविजुअल चॉइस है? नो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिज क्लास पोजीशन।
This is because of his class position. He is alienated from his labor, from himself, and from society itself. Okay, so this is not his individual choice, but this meaning of alienation has developed because of his class position. Okay, फिर ये कहते हैं क्रिटिसिज्म में कि दे हैव इग्नोर्ड सोशल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ड्यू टू पेट्रियार्कल कंपल्शन। जैसे कि यहाँ पे जैसे सोसाइटी ने बोला हुआ है कि मेल का सर्टेन काम है ब्रेड विनिंग का, अर्निंग का, और फीमेल का जो काम है जनरली तो यही है, फीमेल का जो काम है वो है हाउस होल्ड को संभालने का। डू यू थिंक दिस इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस? नो, दिस is because of social structural constraints, that is patriarchy. This is patriarchal compulsion, that there is a sexual division of labor between male and female, and this sexual division of labor is not natural. It is not natural. It is what? Social. It is social. Okay, and दिस इज़ अ कंस्ट्रेंट। ये एक ऑप्रेसिव सिस्टम है जो वुमेन को इन्फीरियर बनाता है और मैन को सुपीरियर बनाता है। दिस इज़ अ कंस्ट्रेंट, एंड दिस इज़ कंस्ट्रेंट ड्यू टू पेट्रियार्कल कंपल्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है फॉल्सिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसकी थ्योरी किसने दी है? C.W. मिल्स ने। C.W. मिल्स कहते हैं कि अब जो सोसाइटी में, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वहाँ पे अगर आप लोगों को देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्समैन है, ठीक है, अगर आप इसका बिहेवियर देखोगे, आपने कभी भी सेल्समैन को अगर कभी देखा होगा, वो आपको कितनी बार बोलते हैं कि सर ये ले लो, ये ख़रीद लो, वो कर लो, आप उनको मना करते हो, फिर भी वो आपको बोलते हैं। दिस जेस्चर इज़ नॉट फॉर हिज सेल्फ बट बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, उसको पैसे की मजबूरी है, दैट इज़ वाई उसको, उस बेचारे को बेइज्जती भी झेलनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ इंजॉइंग दैट इज़ बिकॉज उसके इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है कुछ। ओके, और उस वजह से वो एक्ट कर रहा है, तो वो एक्ट जो कर रहा है उसके पीछे जो मीनिंग है, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। दैट इज़ वाई उसका जो जेस्चर है ऐसा है। उसको गुस्सा तो आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं करेगा, एंड दिस इज़ फॉल्सिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज़। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अपनी पर्सनैलिटी जो है वो अंदर रखना, मेन पर्सनैलिटी, और समाज की तरफ एक झूठी पर्सनैलिटी दिखाना, बिकॉज यू हैव सम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ऐसा ही होता है। आप अगर जॉब करते हो, आप वर्किंग हो प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी, आपके पास बहुत सारा वर्कलोड है, स्टिल आप अपना काम नहीं छोड़ सकते। सो दिस इज़ नॉट फॉर योर सेल्फ ना, दिस इज़ बिकॉज यू हैव सम इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, एंड दिस इज़ what falsification of personality. You are not true to yourself. You have developed a false personality for your own sustenance because of your economic compulsion. Okay, तो ये है falsification of personality। C.W. मिल्स ने इसको दिया है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी। नेक्स्ट थ्योरी फिनोमिनोलॉजी, इसको समझते हैं। फिनोमिनोलॉजी की जो थ्योरी डेवलप हुई है, ये पॉजिटिविज़म की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए डेवलप हुई है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है मेजर सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ का, वहाँ पे जाके पॉजिटिविज़म को देखो, वो मैंने डिटेल में बताया है, तो आप रिलेट कर पाओगे फिनोमिनोलॉजी को। ठीक है, तो फिनोमिनोलॉजी जो है वो क्या कहता है? इट इज़ अ क्रिटिक टू पॉजिटिविज़म। अब पहले देखते हैं पॉजिटिविज़म क्या कहती है। पॉजिटिविज़म कहती है कि यू हैव टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एज़ पर द लॉज ऑफ साइंस। जिस तरीके की साइंटिफिक लॉज होते हैं, साइंस होता है, ठीक है, वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ठीक है, वैसे ही पढ़ना है साइंस को, पॉजिटिविस्ट कहते हैं। लेकिन फिनोमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है ह्यूमन सोसाइटी को, बिकॉज देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मैटर। मैटर क्या है साइंस में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की तरह तो हम ह्यूमन सोसाइटी को नहीं पढ़ेंगे। कौन कह रहा है? फिनोमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिविस्ट ह्यूमन सोसाइटी को कैसे पढ़ते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जैसे कि मान लो आपका ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, अब उसने एक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पे उसने एक्ट कर दिया। तो इसको आपको ह्यूमन के एक्शन को कॉज इफेक्ट के रिलेशन पे समझना है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के रिलेशन पे समझना है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपका आइस है, इट इज़ अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। व्हेन यू पुट इट इन नॉर्मल टेम्परेचर, सो द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज हेयर नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या वाटर बन जाएगा, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। कॉज क्या था? एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नॉर्मल टेम्परेचर। इस कॉज की वजह से इफेक्ट क्या हुआ? ये आइस वाटर बन गया, इतना ही। लेकिन यार ह्यूमन सोसाइटी जो है उसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते जैसे पॉजिटिविस्ट बता रहे हैं आपको। फिनोमिनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ह्यूमन हैव कॉन्शियसनेस, ह्यूमन के पास कॉन्शियसनेस है, प्राण है, सोल है, हॉर्मोन्स है, इमोशंस हैं, एंड ह्यूमंस आर वेरी सब्जेक्टिव, बहुत ही सब्जेक्टिव क्रिएचर है, ठीक है, मैटर की तरह नहीं है। जब आपके पास मैटर में तो कॉन्शियसनेस नहीं होता, मैटर में तो कॉन्शियसनेस नहीं है ना, ह्यूमन पे कॉन्शियसनेस है, एंड इसी कॉन्शियसनेस की वजह से ह्यूमन एक्ट एंड मैटर ओनली रिएक्ट। इसका ध्यान रखना, एक्ट एंड रिएक्ट का यहाँ पे मतलब है कुछ। ह्यूमन जो है एक्ट करते हैं, सो द एक्शन डिफर्स, ओके, एज पर द सिचुएशन, बट रिएक्शन रिमेन्स सेम इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। वो आइस जो है हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर ही बनेगा, लेकिन ये ह्यूमन जो है वो हर अलग सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करेगा। जैसे कि अगर आपको किसी ने डांटा या मुझे किसी ने डांटा, तो आपका और मेरा बिहेवियर अलग होगा ना उस सिचुएशन में। ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक ही बिहेवियर कर रहे हैं जैसे वो आइस वाटर ही बन रहा है, नहीं ना, बिकॉज वी हैव कॉन्शियसनेस, वी हैव इमोशंस। हम, मेरे और आपके इमोशंस अलग हैं, हम अलग डिफरेंट करें, अलग रिएक्शन करेंगे ना, एक्शन करेंगे हर सिचुएशन में। समझ रहे हो इस चीज़ को? सो ह्यूमन हैव कॉन्शियसनेस एज पर फिनोमिनोलॉजिस्ट, सो दे एक्ट एंड मैटर ओनली रिएक्ट, okay, to the external stimulus. Matter only react, human act because of consciousness. Clear? अब फिनोमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ना कैसे है। तो ह्यूमन जो एक्ट कर रहा है, फिनोमिनोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ह्यूमन जो एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक तो मीनिंग और एक ओरिएंटेशन। मीनिंग मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाले में, यहाँ पे भी उस मीनिंग का वही मतलब है, ठीक है। एक होता है ओरिएंटेशन, जब ह्यूमन जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की तरफ एक मीनिंग रखता है, अब वो अपने एक्शन को ओरिएंट करेगा या चैनलाइज करेगा, ठीक है, अपने एक्शन को चैनलाइज करेगा, और जब वो फाइनली एक एक्शन लेगा उसको हम कहेंगे सोशल एक्शन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? सोशल एक्शन। जैसे कि ह्यूमन को मान लो किसी ने हर्ट किया, ठीक है, किसी ने डांटा, ओके, उसने क्या मीनिंग दे रखा था उसको कि वहाँ पे उस सिचुएशन में उसे बुरा लग सकता है, या किसी और ह्यूमन ने उसको क्या दे रखा था कि वो भी उसको डांटेगा या लड़ाई कर लेगा, कुछ भी करेगा। अब वो अपने मीनिंग के हिसाब से अपने एक्शन को चैनलाइज करेगा, एक एक्शन लेगा, और यही उसका सोशल एक्शन बनेगा, ठीक है। तो आपको फिनोमिनोलॉजिस्ट में ना 3 टर्म्स याद रखने हैं, एक हो गया मीनिंग, एक हो गया ओरिएंटेशन, एक हो गया सोशल एक्शन। मीनिंग एंड ओरिएंटेशन कॉन्स्टिट्यूट सोशल एक्शन इन द फिलोसफी ऑफ फिनोमिनोलॉजिस्ट। क्लियर? इसका मैं एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। मान लो एक टेम्पल है, ओके, आप मंदिर में गए, वहाँ पे आपने ट्रेडिशनल बिहेवियर किया। वाई? बिकॉज यू हैव अटैच्ड अ मीनिंग ऑफ डिवोशन और अ ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ डिवोशन
टू योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और आपने अपने हाथ जोड़ लिए, आपने अपने एक्शन को चैनलाइज कर लिया, दिस इज़ योर सोशल एक्शन। इतना ही है, मोर और लेस ये सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म की तरह ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप स्कूल में गए, वहाँ पे आपने लीगल रैशनल बिहेवियर दिखाया, वहाँ पे आप डिसिप्लिन रहे, वहाँ पे आपने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉलो किया, वहाँ पे आपने प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉलो किया, ठीक है। वाई? क्योंकि वहाँ पे आपका एक मीनिंग है, आपने अपने एक्शन को ओरिएंट किया एंड दिस इज़ योर सोशल एक्शन। ओके, इस तरीके से फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स और जितने सिबलिंग्स हैं उसके तरफ हमारा डिफरेंट बिहेवियर है। एंड वाई हमारा डिफरेंट बिहेवियर क्यों है एज पर फिनोमिनोलॉजिस्ट? बिकॉज वी हैव कॉन्शियसनेस, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस वी चैनलाइज और वी ओरिएंट आवर एक्शन बाय असाइनिंग डिफरेंट मीनिंग, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट सोशल एक्शन। जो फाइनल आउटपुट निकलेगा दैट इज सोशल एक्शन, एंड योर इनपुट्स आर मीनिंग एंड ओरिएंटेशन। क्लियर? नाउ आपको फिनोमिनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हमारा जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? सोशल एक्शन। समझ आ गया? मीनिंग और ओरिएंटेशन को जो कंबाइन करके जो आउटपुट निकलेगा दैट इज़ सोशल एक्शन। अब फिनोमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ह्यूमन का जो सोशल एक्शन है, ये जो रिजल्टेंट एक्शन आ रहा है सोसाइटी में, जैसे यहाँ पे डिवोशन का आ रहा है, यहाँ पे डिसिप्लिन का आ रहा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बाय द यूज़ ऑफ वर्स्तेहन मेथड। बाय द यूज़ ऑफ वर्स्तेहन मेथड सोसाइटी को हमें कैसे पढ़ना है एज पर फिनोमिनोलॉजिस्ट? बाय द यूज़ ऑफ वर्स्तेहन मेथड। और सोसाइटी का सब्जेक्ट क्या है? सोशल एक्शन। क्लियर? जैसे कि हमारा मान लो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है साइंस का, ठीक है, एंड हाउ यू स्टडी केमिस्ट्री? बाय अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन, है ना। बाय अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन, तो हम सोशल एक्शन को कैसे पढ़ेंगे सोसाइटी में? बाय द यूज़ ऑफ वर्स्तेहन मेथड। तो देखते हैं वर्स्तेहन मेथड क्या है। वर्स्तेहन मेथड कहता है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को, या ये जो उसने सोशल एक्शन किया है उसको हम इंटरप्रिटेशन से पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्स्तेहन मेथड के दो मेथड्स हैं, वन इज़ डायरेक्ट वर्स्तेहन एंड इनडायरेक्ट वर्स्तेहन, ठीक है। डायरेक्ट वर्स्तेहन में इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके पढ़ा जाता है बाय अ रिसर्चर और अ सोशियोलॉजिस्ट। वहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाता है कि इसका एक्शन क्या होने वाला है। क्लियर है? वो तो जनरली आप ऑब्जर्व करते हो ना सोसाइटी में, ठीक है। इनडायरेक्ट वर्स्तेहन में क्या होता है? यू आर स्टेब्लिशिंग सर्टेन बॉन्ड और रिलेशन विद द एक्टर। एक्टर यहाँ पे मूवी वाला एक्टर नहीं है, एक्टर यहाँ पे सोशल एक्टर है, जो सोसाइटी में जो एक्शन लेने वाला है। जैसे हम कोई एक्शन लेने वाले, एक्शन मतलब कुछ भी, हमारी जो भी एक्टिविटी है, सो वी आर कंसिडर्ड अ सोशल एक्टर। सोशल एक्टर हमें सोशोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं जब वो हमें पढ़ रहे होते हैं, ह्यूमंस को पढ़ रहे होते हैं। सो हेयर वी आर एक्टर और सोशल एक्टर, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, इनडायरेक्ट वर्स्तेहन में क्या होता है, यहाँ पे जो सोशोलॉजिस्ट है या रिसर्चर है वो एक बॉन्ड क्रिएट करेगा एक्टर के साथ। इसका मतलब वो उसकी जगह पे जाके सोचेगा, ठीक है, उसकी जगह पे जाके सोचेगा। वहाँ पे फिर क्या आ जाएगी? सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी आ जाएगी मतलब हमें इंटेंशन फाइंड करना है कि ये जो एक्टर है, ये जो सोशल एक्टर है, ये ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों कर रहा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव इमोशंस फॉर मैरिज। जनरली इंडियन सोसाइटी कहती है कि आपको 25 के बाद तो शादी कर ही लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब सोशोलॉजिस्ट पढ़ेगा कि ये पर्सन जो है ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, तो इसको पता चलेगा यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इंटेंशन फाइंड करनी है, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये फाइंड करेगा कि नोशन ऑफ लव एंड कंपेनियनशिप इज़ ऑन डिक्लाइन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। आज के टाइम पे जो मैरिज का, जो आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ चुकी है, इस सोसाइटी में मैरिज में जो एक लव और कंपेनियनशिप होना चाहिए वो डिक्लाइन हो रहा है, और जो इकोनॉमिक और मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है मैरिज के, इट इज़ ऑन राइज,
इट इज़ ऑन राइज। ठीक है, जैसे कि आप देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मैरिज में सबसे ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, इकोनॉमिक और मेटलिस्टिक एस्पेक्ट बढ़ चुके हैं। जैसे कि आप डाउरी देख लो, है ना, और एक नया आ गया है आपका एलिमनी का, आप रोज़ न्यूज़ पढ़ते हो उसमें भी देखते होंगे। और जो मैरिज में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो एक पॉम्प एंड शो इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि इसकी जो सेक्रेडनेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और एक दिखावे का इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बनता जा रहा है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव इमोशन ऑफ अ एक्टर और अ सोशल एक्टर हु डोंट वांट टू गेट मैरिड। सो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया, उसकी जगह पे गया, उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट किया, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्पैथेटिक लाइजन। ठीक है, इसको एम्पैथेटिक लाइजन बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक्टर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना है, उसकी जगह पे जाके सोचना है, बस सोसाइटी की चीज़ों को छोड़ के एक्टर के थॉट से सोचना है, इंटेंशन फाइंड करना है। इसी वजह से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सोशियोलॉजी में, ऑप्शन में, कि मैरिज का कमर्शियलाइजेशन हो चुका है और उसकी जो सेक्रेडनेस है, उसकी जो पवित्रता है वो ख़त्म हो रही है। तो क्यों, उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट फर्स्ट देहन वाला, एम्पैथेटिक लाइजन वाला। जब आप ऐसा बॉन्ड क्रिएट करोगे, रिसर्चर जब ऐसा बॉन्ड क्रिएट करेगा एक्टर के साथ, ही विल फाइंड हिज इंटेंशन। सो फर्स्ट देहन मेथड समझ आ गया। डायरेक्ट वर्स्टेहन, इनडायरेक्ट वर्स्टेहन। डायरेक्ट वर्स्टेहन में what you have to do, you have to observe the body language and the facial expressions, and indirect वर्स्टेहन में you will start thinking or you will start finding the intention of social actor for his particular behavior, for example negative emotions for the marriage. Clear? एक और एग्जाम्पल है इसका वर्स्टेहन मेथड का, कि जब रिसर्चर्स जो हैं देखेंगे कि कुछ लोग रिलीजियस विजिट्स के लिए ये क्यों जाते हैं, या तो फ़न के लिए या हॉलीडे मनाने के लिए या फिर वर्शिप की वजह से जाते हैं, डिवोशन की वजह से जाते हैं। कुछ लोग शादी क्यों करते हैं, कुछ लोग शादी इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव अ नीड ऑफ पार्टनर एंड बिकॉज दिस इज़ नीड ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। यू डोंट वांट टू गेट मैरिड बट यू हैव टू फॉलो लुकिंग ग्लास सेल्फ। याद आ रहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या कहता है, देयर इज़ अ सोशल आइडेंटिटी एंड यू, society is a mirror for you, you have to follow the norms of society. So this is the need of society, so also you get married, and procreation is for child. okay, अपनी जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी आप मैरिज करते हो। ठीक है, तो ये वर्स्टेहन मेथड आपको बताता है। ठीक है, कि देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, फिनोमिनोलॉजिस्ट ने सोसाइटी को पढ़ने के लिए एक और मेथड दिया है, दैट इज़ आइडियल टाइप। पहला मेथड क्या दिया था इन्होंने, वर्स्टेहन मेथड। दूसरा मेथड क्या दिया है, आइडियल टाइप। बहुत ही इजी है यार, इतना कुछ टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है ये सब समझने के लिए। एक बार डिटेल में डिस्कस हो जाए ना, उसके बाद जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऑप्शनल है, इतनी मेहनत तो इस पर करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जस्ट ब्रीफ दे दिया और आपको समझ आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दिखने में शायद थोड़े टिपिकल हो सकते हैं इफ़ यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। ठीक है, और बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आपको समझ आ गया, अगर आप इस पर एक अच्छा आंसर लिख लेते हो बाय यूजिंग कीवर्ड्स एंड द लैंग्वेज ऑफ थिंकर्स, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क। ओके, सो मूविंग ऑन टू आइडियल टाइप। आइडियल टाइप क्या होता है, क्या है ये, एक नया मेथड दिया है फिनोमिनोलॉजिस्ट ने सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, आइडियल टाइप क्या होता है, इट इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंप्राइजिंग all ideal characteristics of a particular social reality that serves as a measuring rod for researchers to study the actual social reality. ठीक है, आइडियल टाइप का यहाँ पे क्या मतलब है, जब भी आप किसी सोशल रियलिटी को पढ़ने जाओगे एज अ सोशोलॉजिस्ट, एज अ रिसर्चर, जब भी आप किसी सोशल रियलिटी को पढ़ने जाओगे, यू विल हैव सम मेंटल कंस्ट्रक्ट रिगार्डिंग दैट रियलिटी।
फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी नहीं था, जब डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सेटअप नहीं था किसी भी समाज में, तो लोगों ने कि उसका आइडियल टाइप बना रखा था ना कि जब मोनार्की हटेगी तो डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी के आने की वजह से हमें फ्रीडम मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यही सब सोच रखा था ना। वो क्या था, वो एक आइडियल टाइप होता है कि किसी भी सिचुएशन को जब आप पढ़ने जा रहे हो या कोई भी सोशल रियलिटी है, उसके लिए आपने पहले से एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बना रखा है, ठीक है ना, एक आइडियलाइज कर रखा है कि ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए। क्लियर? तो ये क्या है, इट इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट जिसमें सारे के सारे आपने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिए कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल रियलिटी, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी हियर। और जब आप एक्चुअल सोशल रियलिटी को पढ़ोगे, जब आप सच में ही डेमोक्रेसी को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या कमियां हैं, वो मेरे आइडियल टाइप से कितना डिफरेंट है, उसके बारे में जो मैंने एक सोच रखा है वो कितना डिफरेंट है, एक्चुअल सोशल रियलिटी कितनी डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है डेमोक्रेसी की, एक आइडियल टाइप तो आपने बना लिया, फ्रीडम, यूनिटी, इक्वालिटी, वेलफेयर होना चाहिए। बट व्हेन यू विल रीड द सोशल रियलिटी, व्हेन यू विल फेस द एक्चुअल सोशल रियलिटी, you will get to know that despite ideal type of democracy, there are many undemocratic practices such as corruption, party politics, inequalities and poverty. ये भी तो है ना, डेमोक्रेसी के साथ ये ख़त्म थोड़ी हो गए। डेमोक्रेसी के आने की वजह से क्या गरीबी ख़त्म हो गई? नहीं हुई। वाई? क्योंकि करप्शन आ गया। करप्शन अब भी नहीं ख़त्म हुआ किसी भी स्टेट सिस्टम में। क्लियर है ना? तो याद रखना, आइडियल टाइप क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर सोशल रियलिटी को पढ़ने जाते हो तो आप पहले से ही अपने दिमाग में एक उसकी इमेज तैयार कर लेते हो, और जब आप उसे एक्चुअली में पढ़ते हो तो यू फाइंड द डिफरेंस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यार, आप एक आइडियल हस्बैंड और वाइफ की इमेज क्रिएट करके चलते हो ना अपने माइंड में, या एक आइडियल फ्रेंड के, आइडियल पेरेंट्स के, किसी भी रिलेशन के, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए पर्सन। बट जब आप सीरियसली किसी से मिलते हो तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। ऐसा ही होता है ना। तो दिस सिचुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रियलिटी। ओके, क्लियर है आइडियल टाइप? तो फिनोमिनोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि सोशल रियलिटी को हमें मीनिंग ओरिएंटेशन में डिफ़ाइन करना है। अब फिनोमिनोलॉजिस्ट को मैं एक बार सम अप कर देती हूँ। फिनोमिनोलॉजिस्ट किस में बिलीव करते हैं कि किसके अगेंस्ट इन्होंने थ्योरी दी है? पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि यू कांट ट्रीट ह्यूमन सोसाइटी with matter because human have what? Consciousness, and because of consciousness human act and matter reacts। और इसी कॉन्शियसनेस की वजह से एक सोशल एक्शन लिया जाता है, और सोशल एक्शन जो है वो मीनिंग और ओरिएंटेशन को कंबाइन करके बनता है। तो सोशल एक्शन क्या है? इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी एज पर फिनोमिनोलॉजिस्ट। और ये जो हमारा सोशल एक्शन है, इसको पढ़ने के दो मेथड हैं। एक है वर्स्टेहन मेथड, जिसमें आपका डायरेक्ट वर्स्टेहन और इनडायरेक्ट वर्स्टेहन आता है। इसमें आप एक्टर के साथ इम्पैथेटिक बॉन्ड क्रिएट करते हो, उसकी जगह पे जाके उसके इंटेंशन फाइंड करते हो। डायरेक्ट में आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही उसके एक्शन का अंदाज़ा लगा लेते हो। फिर आपका आता है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप में आप किसी भी सोशल रियलिटी की एक मेंटल कंस्ट्रक्ट लेके चलते हो, पहले से दिमाग में उसकी एक इमेज लेके चलते हो, और जब आप उसे एक्चुअल में पढ़ते हो देन यू फाइंड द डिफरेंस, जिसकी वजह से आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट होती है, एक साइंटिफिक आउटपुट आता है, और सब्जेक्टिविटी कम होती है। क्लियर? तो फटाफट देख लो क्रिटिसिज्म क्या है। इनमें सब्जेक्टिविटी है। आपका जो वर्स्टियन मेथड है और आइडियल टाइप है, इसमें खुद ही सब्जेक्टिविटी आ जाती है। भले ही आप कितना ही ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक आउटपुट निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन
क्या है कि जो पढ़ने वाला है, जो सोशोलॉजिस्ट है, वो खुद एक ह्यूमन है, तो उसके खुद के बहुत सारे विचार होंगे जो उसकी थ्योरी में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो वो पूरी तरह से साइंस की तरह ऑब्जेक्टिव रिजल्ट नहीं आता, सब्जेक्टिव रिजल्ट आता है। कहीं ना कहीं बायसनेस, प्रेफरेंसेस दिखी जाते हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो, यू हैव अ सर्टेन थॉट, और वो आपका थॉट आपकी हर रिसर्च में रिफ्लेक्ट होने वाला है। साइंस की तरह एक न्यूट्रल थॉट कभी नहीं आ सकता। ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने बहुत ही डीपली समझाया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो फिनोमेना। ठीक है, वर्स्टियन मेथड और आइडियल टाइप से। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप अपने ही कल्चर को, अपनी ही वैल्यूज़ को, अपने ही नॉर्म्स को, रूल्स को सुपीरियर समझने लगे, जिसकी वजह से सोसाइटी में बायसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और कल्चरल इनसेंसिटिविटी आती है। दैट फिलॉसफी इज़ कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। अपने कल्चर को सुपीरियर समझना, दूसरे कल्चर को सुपीरियर ना समझना, जिससे सोसाइटी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी, कन्फ्लिक्ट होंगी, लड़ाइयाँ होंगी और कल्चरल इनसेंसिटिविटी आएगी, दूसरों के कल्चर की तरफ डिसरिस्पेक्ट आएगा। तो दैट इज़ कल्चरल इनसेंसिटिविटी, और इसे क्या कहते हैं, एथनोसेंट्रिज्म। मीन्स थिंकिंग कि आपका ही जो कल्चर है दैट इज़ सुपीरियर और दूसरों का नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरोपियन कल्चरल सुपीरियॉरिटी। जब ये अंग्रेज़ आए थे, जब इन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया था, तो इनका जो सबसे बड़ा रीज़न था, दो रीज़न थे, एक इकोनॉमिक, एक रेशियल। रेशियल रीज़न इन्होंने ये दिया था कि हम, वी आर वाइट मैन, हम जो है गोरे लोग हैं, एंड सो वी आर सुपीरियर, वी आर सुपीरियर, और हम लोगों को सिविलाइज करने आए हैं। तो उनका कहना था कि एशियन, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट, here the people are uncivilized and so they are white men burden। ये हमारा एक बर्डन है, हमें इनको सिविलाइज बनाना है। ये क्या है, एथनोसेंट्रिज्म का ही तो एग्जाम्पल है। अपने आप को सुपीरियर समझना, जस्ट बिकॉज यू आर वाइट मैन, यू आर थिंकिंग योर सेल्फ एज सुपीरियर। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथनोसेंट्रिक वैल्यूज़। इसी तरीके से अगर आप म्यांमार का, आपने रोहिंग्या मुस्लिम्स के जो इश्यूज़ बहुत सुने होंगे, किस तरीके से इनको भगाया गया, वो भी किस वजह से, म्यांमार में एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड जो क्रिएट हुए रोहिंग्या मुस्लिम्स की तरफ, इसी वजह से। फिर आप अपर कास्ट की वैल्यूज़ देख लो खुद की इंडियन सोसाइटी में। लोअर कास्ट की तरफ जो अनटचेबिलिटी की जो फीलिंग थी, या आज भी कहीं ना कहीं माइंड में है, ठीक है, एक्शन में नहीं है लेकिन माइंड में है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे। सो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एथनोसेंट्रिक वैल्यूज़। ठीक है, कि अपने आप को सुपीरियर समझना, अपनी कास्ट को सुपीरियर समझना, अपने रिलीजन को सुपीरियर समझना। फिर हमारा जो इंडिया है, उसका जो साउथ और नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पे भी हिंदी को लेके, हिंदी की इम्पोजिशन को लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज इन साउथ ऑफ इंडिया दे डू नॉट वांट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, बिकॉज इट माइट थ्रेटन देयर कल्चर। ओके, सो ये भी क्या है, एथनोसेंट्रिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना। क्लियर, फटाफट देख लेते हैं फीचर्स क्या है एथनोसेंट्रिज्म के। पहला नेगेटिव फीचर, इट क्रिएट्स इन ग्रुप लॉयल्टी, अपने ग्रुप के लिए लॉयल रहना, और एंड आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी, दूसरे ग्रुप को देख के हॉस्टाइल होना, लड़ाई करना, कन्फ्लिक्ट करना। इससे क्या आता है, सोशल टेंशन। जैसे अपने रिलीजन का तो आप सम्मान कर रहे हो, यू आर लॉयल टू योर ग्रुप, इन ग्रुप लॉयल्टी, लेकिन आप जो है दूसरे रिलीजन की तरफ हॉस्टाइल हो रहे हो, है ना, आजकल तो बहुत चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, समाज में एक सोशल टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड देन यू हैव अ फीलिंग ऑफ कल्चरल सुपीरियोरिटी। मैंने आपको बता दिया वाइट मैन बर्डन वाला, कि जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, व्हाट दे यूज टू थिंक दैट द अदर कल्चर इज़ uncivilized and backward, and it is our duty to civilize them because we are white men and we are superior to other culture. Okay, उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस टू कल्चरल चेंज। जब आप अपने ही कल्चर को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हो, देन आप चेंज से भी, चेंज को भी रेजिस्ट करते हो, आप चेंज नहीं आने देते समाज में।
इसकी वजह से क्या होता है, समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, डिसयूनिटी आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्राइबल्स। ट्राइबल्स जो हैं, यू नो, दे हैव देयर इंडिजिनस कल्चर। ओके, उनका एक अपना अलग ही कल्चर है, ठीक है। स्टिल दे आर एलियनेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वो आज भी एलियनेटेड है, उनका एक बहुत ही अलग सिस्टम है, ठीक है। जंगल में रहते हैं, अपनी इंडिजिनस कल्चर रिलीजन को फॉलो करते हैं, and somewhere they do not want to be the part of mainstream. What is the reason behind it? Because they are resistant to cultural change. कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है वो उसके खिलाफ मूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ से उनको हटाया जाएगा, रिलोकेट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, तो उनका जो एक कल्चर है वो अफेक्ट होगा। दैट इज़ वाई दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। इतना क्लियर है। सो टू प्रिजर्व देयर कल्चर, okay, and because of ethnocentrism they resist the change. Clear? एंड दिस लीड्स टू रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़। तो जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम आया तो कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट जो है वो डिवीज़न हो गया, तो सोशल इनइक्वालिटीज़ आई। जो डोमिनेंट ग्रुप था, जो अपर कास्ट ग्रुप था, उसने सोसाइटी में इनइक्वालिटी पैदा की। तो है ना, एथनोसेंट्रिक वैल्यू ही तो है ना कि वी आर अ डोमिनेंट caste, so we are superior, so we are privileged to certain things, we are privileged to enter into the temple, and the lower born people are not allowed to do so. Why? Because they think they are superior to other caste. Okay, so this leads to social inequality, and the worst form of social inequality we have faced in this country is untouchability. क्लियर? अनटचेबिलिटी जो है वो इसी एथनोसेंट्रिक वैल्यू का एक रिजल्ट है। क्लियर? अब पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसके, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग सोशल सॉलिडेरिटी, इससे सोशल सॉलिडेरिटी और यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप अपने ग्रुप के लिए लॉयल होते हो, अपने रिलीजन के लिए लॉयल होते हो, तो आपस में यू आर यूनाइटेड, ठीक है। सो दिस लीड्स क्रिएट्स अ ग्रुप आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अ ट्राइबल ग्रुप आइडेंटिटी, दे आर यूनाइटेड, दे आर लॉयल टू ईच अदर, एंड दिस स्ट्रेंथन देयर आइडेंटिटी और सॉलिडेरिटी, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो लीड्स टू कल्चर प्रिजर्वेशन। जैसे ट्राइबल्स के कल्चर प्रिजर्व्ड है, माइनॉरिटी के जो मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट है, ये भी प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर एथनोसेंट्रिक वैल्यू नहीं होगी तो फिर आपका कल्चर प्रिजर्वेशन कैसे होगा, ठीक है। अगर आप अपने कल्चर को कुछ समझोगे ही नहीं तो इससे सोशल ऑर्डर भी आता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने कल्चर को, अपने रिलीजन की जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करने की वजह से, अगर आपका रिलीजन सिखाता है कि देयर शुड बी अ पीस इन सोसाइटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, देन यू विल फॉलो द पाथ ऑफ पीस, है ना। देन यू विल फॉलो द पाथ ऑफ पीस। दिस लीड्स टू सोशल ऑर्डर। वाई? बिकॉज योर बिहेवियर इज गाइडेड बाय योर कल्चर और योर एथनिक वैल्यूज़। क्लियर? लास्ट इज इट ऑल्सो लीड्स टू ग्रुप कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन। तो जब भी दो ग्रुप आपस में रहेगी, फॉर एग्जाम्पल मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री, जब मुस्लिम रूलर्स आए थे, ठीक है, और पहले से हिंदू रूलर्स थे या ब्रिटिशर्स आए थे, जिसने भी यहाँ पे राज किया उन्होंने अपने इनोवेशंस किए, मॉन्यूमेंट्स बनवाए। इससे क्या होता है, ग्रुप कंपटीशन डेवलप होता है, इनोवेशन आता है। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से रेलवेज आया, टेलीग्राफ आया, इंडस्ट्रीज़ आई, ठीक है। मुस्लिम रूलर जो आए उन्होंने कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाए, ताजमहल, रेड फोर्ट। हमारे हिंदू रूलर्स ने भी इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कॉम्पिटिशन एंड दिस लीड्स टू इनोवेशन। क्लियर? सो एथनोसेंट्रिक जो फिलॉसफी है, इट हैज़ हेल्प इन द स्टडी ऑफ क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। तो आप दुनिया में किसी भी सोसाइटी को पढ़ना है, उसके कल्चर को समझना है, तो वहाँ पे आपको उनकी एथनिक वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा। एंड
यहाँ पे आपको एथनोसेंट्रिज्म जो है फिलॉसफी, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और जो आपको मल्टीकल्चरलिज्म है आज की सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी, इट इज़ अ प्लूरल मल्टीकल्चरल सोसाइटी। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं। तो जब आप मल्टीकल्चरल सोसाइटी को समझना है, उसके इश्यूज़ को सॉल्व करना है, देन ऑल्सो यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथनिक वैल्यूज़ ऑफ ईच caste and community. So only then you will resolve the conflict between the same community, between the different community. Okay, इसको समझ आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छे से। इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे आप उसको नोट डाउन भी करते रहना। चलो, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे इसको, बहुत ही इजी है ये तो। फेमिनिस्ट सोशोलॉजी कहता है वो जेंडर इनइक्वालिटी को एनालाइज करता है, पावर रिलेशंस को एनालाइज करता है, और वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस है सोसाइटी में उसको एनालाइज करता है। पावर रिलेशंस कैसे कि सोसाइटी में फेमिनिस्ट कहते हैं देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। ओके, तो ये क्या है, पावर रिलेशंस को भी एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसका रीज़न बताते हैं। ओके, फेमिनिस्ट कहते हैं ये ट्रेडिशनल सोशोलॉजी को या ट्रेडिशनल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने हमेशा वुमेन को नेग्लेक्ट किया है, उनको मार्जिनलाइज कर दिया है, उनको एक हेल्पलेसनेस कम्युनिटी की तरह डेवलप किया है। ठीक है, दे आर ए हेल्पलेसनेस कम्युनिटी जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, दे आर मार्जिनलाइज, दे हैव बीन नेग्लेक्टेड थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है, सो दे ऑल्सो हाईलाइट हाउ societal structures, institutions and norms contribute to the oppression of women। ठीक है, तो ये बताते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जैसे सती सिस्टम था, सोसाइटी का ही तो नॉर्म था, सोसाइटी की एक वैल्यू थी। और जो विडो की जो सिचुएशन थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, या फिर उनको जो एम्पावर्ड नहीं किया गया है, वो सब किस लिए है, उन सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह से, उन सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से है, जिसकी वजह से वुमेन का ऑप्रेशन या सप्रेशन, या फिर उनको जो है एक इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है समाज में। ठीक है, की फीचर्स देख लो इसके। सबसे पहले फेमिनिस्ट है, सो दे विल क्रिटिसाइज द पेट्रियार्की। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है समाज में, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, कुछ भी हो, दे आर मेल डोमिनेटेड। आप कहीं भी देख लो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में देख लो, वुमेन्स के लिए जितने भी ईवल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, रिलीजन की वजह से ही तो सती सिस्टम था, विडो की जो सिचुएशंस थी ऐसी थी। ठीक है, या मेंस्ट्रुएशंस की जो हाइप है, दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिलीजन। ओके, अब पॉलिटिक्स में देख लो, विमेन हैव रियली वेरी लो रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद आप एजुकेशन में देख लो, वुमेन को बहुत जल्दी ड्रॉप आउट करना पड़ता है। वाई? बिकॉज एज पर द feminist, the social institutions are male dominated, they define gender roles, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल रोल मैन का होना चाहिए, ब्रेड विनर का काम मैन करेगा, अर्निंग का, एंड वुमेन हैव अफेक्टिव रोल। मैंने पहले ही बताया अफेक्टिव रोल का क्या मतलब है, कि दे हैव टू वर्क दे हैव टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल रोल। इफेक्टिव रोल का मतलब हो गया इमोशनल काम सारे वुमेन करेगी, जैसे नर्चरिंग हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, घर का काम हो गया, एल्डर्स की देखरेख करना है। ठीक है, ओके, इफेक्टिव रोल। उसके बाद फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स इज समथिंग दैट इज़ बायोलॉजिकल, ओके, जिसमें आपका एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, दिस इज़ बायोलॉजिकल, अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। बट जेंडर इज़ समथिंग, जेंडर जो होता है वो सोसाइटी ने बनाया। ठीक है, कि जेंडर सोसाइटी ने बनाया, उस मेल और फीमेल को कुछ काम दे दिया। मेल को कहा तुम्हें इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करना है, ब्रेड विनर बनना है, फीमेल को कहा तुम्हें इफेक्टिव रोल प्ले करना है। तो क्या ये नेचुरल था? नो, सेक्स इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट
ओके, बट जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये सोसाइटी ने आपको ये काम बांटे, ये वो अपने साथ लेके नहीं आए थे वो काम, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये जो मेल है, ये जो पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने वुमेन की बॉडी पे या वुमेन का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उस पर भी कंट्रोल कर लिया है, कि उसको बर्थ जो है उसके डिसीजन पे कंट्रोल कर लिया, कि वुमेन को अगर सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए, लेकिन उसको मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस कहेंगे तुम तब तक बच्चे करो जब तक एक बेटा नहीं हो जाता है। जनरली तो यही होता है यार, आज भी सोसाइटी में होता है, ठीक है। तो क्या वुमेन की बॉडी पे उसका कंट्रोल है? नहीं। तब तक वो बच्चे करती रहेगी जब तक उसको एक बेटा ना हो जाए। सन की प्रेफरेंस आज भी हमारे समाज में है, ठीक है। अबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर उसको, अभी तो ये चीज़ इलीगल है, क्राइम है, ऑफेंस है, लेकिन पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। क्या कोई भी माँ चाहेगी कि उसके जो अंदर जो बच्चा है उसे ख़त्म कर दिया जाए? नेवर। तो दिस वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस। सो उसे अबॉर्शन के लिए भी जाना पड़ता था। दिस मेंट शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर बॉडी एंड शी इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिफाइड। देखो डीप फेक वीडियोज़ आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया जो है इतना गलत तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है वुमेन का। ये सब क्या है? ये एक फेमिनिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ओके। इसको ध्यान से समझना, ओके। लास्ट क्या है? पेट्रियार्की सिस्टम जो है वो फेमिनिस्ट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर देम इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। ये वुमेन को सप्रेस करता है, ऑप्रेस करता है, ठीक है, उनको इन्फीरियर बनाता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो, चाहे फैमिली लेवल पे हो। फैमिली लेवल पे ही भाई बहन के बीच डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है, कि he is a brother, so he has a duty to protect you and you are helpless without your father, your brother and your husband, okay। इकोनॉमिक में देखो, आप वुमेन को देखो, जितने भी पिंक कॉलर जॉब्स हैं वो वुमेन कर रही है, इधर टीचिंग, नर्सिंग या फिर सेल्स गर्ल का काम, रिसेप्शनिस्ट का काम। मीन्स अगर वुमेन जो है इकोनॉमी में है भी, अगर वो पैसे कमा भी रही है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट जो है अभी तक अवेल नहीं कराया गया है, ठीक है। रिलीजियस देखो, जितने भी रिलीजियस ईवल्स हैं, वुमेन आर बाउंड टू फॉलो सच रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया सती का, मेंस्ट्रुएशन का, विडो का जो इशू था हमारी सोसाइटी में, आज भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो है ना। सो वुमेन जो है, फॉर हर दीज इंस्टीट्यूशंस आर अ सिस्टम ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? लास्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है फेमिनिस्ट का? इन्होंने पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को पूरा एक्सपोज कर दिया है कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है वुमेन को ऑप्रेस करती है, इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, उनको इन्फीरियर बनाती है। सो दे हैव एक्सपोज दिस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, ओके। और मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव को भी ये चैलेंज करते हैं कि डू नॉट कंसिडर वुमेन एज इन्फीरियर, दे आर नॉट बाउंड टू डू हाउस होल्ड वर्क, दे कैन work outside also and she can care for her family as well, okay। and यहाँ पे जो फेमिनिस्ट ने काम किया है, जितनी भी मार्जिनलाइज्ड वॉइस है, जो मार्जिनलाइज्ड वॉइस कौन होती है? जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो सोसाइटी के मेन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो वो कौन है? वुमेन और जितने भी ये बैकवर्ड है, ठीक है, लोग, उनकी वॉइस को उस प्लेटफॉर्म पे लाना, ठीक है, फेमिनिस्ट ने किया है। वुमेन की वॉइस को उस प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके इश्यूज़ को प्लेटफॉर्म पे लाना, पब्लिक लाइफ में लाना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में लाना, मुद्दा उठाना, ठीक है, ओके। और सो ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो मेरी तरफ से आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। बीच में मैंने 1-2 वर्ड गलत बोल दिए होंगे, प्लीज़ माइंड मत करना। मैं बोलते बोलते कब थक जाती हूँ, 1 घंटे की वीडियो बिना ब्रेक के रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, समझ लेना, जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख लेना। PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। और हाँ, ये वीडियो इसलिए भी लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पर आप मुझे अपने रिव्यूज़ देना, तो मैं उस पर और भी वर्क करूँगी कैसे करना है, जैसे जैसे आप जुड़ोगे मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, एक इसमें पॉइंट और है रेडिकल फेमिनिस्ट का।
ये रहा रेडिकल फेमिनिस्ट का है यार। रेडिकल फेमिनिस्ट कुछ नहीं कहती, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसको। इनका कहना है कि एकदम रेडिकल हो जाओ, हथियार उठा लो और जितने भी पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस हैं ना उसको उठा के फेंक दो, उसको जड़ों से हटा दो, क्योंकि यही वुमेन के सारे जड़ की प्रॉब्लम है। सो दे आर रेडिकल। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, एंड स्पेशली यूपीएससी ऑप्शनल, उनको प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपना फीडबैक देते रहो। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करना। ओके, थैंक यू।